खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर की 17 तारीख, हफ्ते का दूसरा दिन, सुबह प्रोग्राम का आगाज सलाम जेके से हो गया है और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर सर्दी की शिद्दत है और सर्दी की शिद्दत के बीच हम सुबह सुबह ज़रा सियासी गर्माहट पर भी बात करेंगे, मौजूदा सूरत हाल क्या कुछ है उस पर भी बात करेंगे, रियासत के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी बात होगी और मुल्की सतह पर आज का दिन सियासी एतबार से इंतहाई अहम है। हंगामा थोड़ी देर में होना है, कहां पर हंगामा होगा ये हम आपको पल पल का अपडेट बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मुसलसल हमारा साथ देंगे उसी तरीके से जिस तरीके से आप देते रहे और आज भी 10 बजे तक ये ट्रांसमिशन रहेगा। खबर, तजिया और तबसरा आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। न सिर्फ खबर, तजिया और तबसरा होगा बल्कि मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और उस बड़े प्रोग्राम का एक और एपिसोड आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, एक और हिस्सा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हालात व वाक़ात के बीच जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है, ऑनलाइन जो जुआ है, ये कितना ख़तरनाक है। अगरचे रियासती कानून अपनी जगह है और कानून के दायरे और ज़ाब्ते इखलाक अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सूरत हाल बनी हुई है वो किस तरीके की बनी है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और आज इस मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आपसे वादा कि आज भी आखिरी 10 मिनट हम आपके साथ बिताएंगे जब आपकी और हमारी फ़ोन कॉल्स पर बातचीत होगी। आप अपने मसाइल, मामलात हुकूमत के सामने रखेंगे इस उम्मीद के साथ कि नई मनसूबाबंदी हो रही है और नई बजट की तैयारियों में हुकूमत जुड़ चुकी है। उनके सामने हकाइक सामने आए कि आखिर रियासती अवाम को कौन से मुश्किलात दो चार है, किस तरीके से वो मसाइल से रूबरू हो रहे हैं और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप जब बात करेंगे तो ज़रूर अपने मामलात और मसाइल हुकूमत के सामने रखने की कोशिश करेंगे और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आपकी फ़ोन कॉल्स के बाद जो सिलसिला होगा वो खबरों का भी होगा। लेकिन सबसे पहले ज़रा बात हम शुरू करते हैं और आपको यह भी बताते चले कि आप फटाफट से हमारे साथ हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करेंगे और साथ साथ अब जब वहां पर ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ ज्वाइन नहीं करेंगे बल्कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे और साथ साथ आप हमें अपडेट करेंगे हालात वाक़ात से। अगर आपके पास कोई खबर, तजिया, तबसरा है तो जरूर हम तक पहुंचाइएगा। हम आपसे वादाबंद कि हमारी राब्ता साइट पर भी उसको जगह मिलेगी और टीवी पर भी मुनासिब जगह पर हम उस खबर को लेंगे। तो ये तमाम राब्ते, रिश्ते हैं जहां पर आपकी और हमारी राब्तेदारी होती है, हमारे और आपके रिश्ते और मजबूत है। तो फिलहाल फटाफट से हिस्ट्री ऑफ द डे पर आते हैं। आज क्या कुछ तारीख में रकम तराज हो चुका है, 17 तारीख को क्या कुछ हो चुका है, उनमें अहम तरीन वाक़ात कौन से हैं, फटाफट से आपके सामने रखेंगे। आसिफ रशीद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है और उसके फौरन बाद खबरों का पिटारा खोलते हैं। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ 8:38 हम और आप 10 बजे तक साथ साथ रहेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत से हमें गुजरना है जिसमें खबरें हैं, तज्जिया और तबसरा एक एक करके आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक रखा जाएगा, लेकिन बिना किसी ताखीर के इतिहास के पन्नों को पलटने का काम जब हमने किया तो दिसंबर की 17वीं तारीख ग्रिगोरियन या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज के इतिहास में या तारीख में अहम वाक़यात या जो घटनाएं हैं वो क्या है, ज़रा उन पर नज़र दौड़ाते हैं। साल 1940 दिन आज का, आज से तकरीबन 84 बरस कबल महात्मा गांधी ने आज इनफरादी तौर पर जो सत्याग्रह था उस तहरीक को मुअत्तल करने का फैसला आज ही के दिन लिया, दिसंबर 17 को। 1971 में भारत और पाकिस्तान की जंग आज के दिन खत्म हुई। कल हमने विजय दिवस मनाया और 17 तारीख को या इससे पहले पहले ऑफिशियली भारत पाकिस्तान की जंग, जहां नया एक मुल्क बांग्लादेश की शक्ल में बना, वो इस तरीके से खत्म हुई जो ईस्ट पाकिस्तान तक चीजें महदूद थी। 1998 में अमेरिका और बरतानिया ने एक ऑपरेशन शुरू किया, इराक के खिलाफ बड़ी साजिश रची। ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स इसको कहा जाता है और इसमें हजारों लोग मारे गए, बमबारी की, और ये शदीद किस्म की बमबारी थी, आज के दिन हुई थी इराक पर। 2002 में तुर्की, मौजूदा वक्त में जिसको तुर्की आप कहते हैं, इसने मसला कश्मीर पर भारत की मुकम्मल हिमायत की। वो बात अलग है कि ओआईसी, फिर पाकिस्तान या दीगर ममालिक के इशारों पर तुर्की ने बाद में जबान बदली भी, लेकिन 2002 में 22 बरस कबल आज ही के दिन तुर्की ने मसला कश्मीर पर भारत सरकार का जो ऑफिशियल मौकिफ था उसकी हिमायत का ऐलान किया। 2008 में आज का दिन था। शीला दीक्षित दिल्ली की वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लिया था और 2014-15 तक, जब तक अरविंद केजरीवाल वज़ीर आला बने, तब तक दिल्ली की तारीख में सबसे लंबे अरसे तक कोई खातून या महिला चीफ मिनिस्टर रही हो, ये उनका अपने आप में एक सियासी तौर पर एक तारीख है। कपूरथला में वो पैदा हुई थी लेकिन 2020 में इस दुनिया से वो चल बसी। 2008 में ये आखिरी मौका
जब एक और नई तारीख उन्हें रकम की शीला दीक्षित ने दिल्ली के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लेकर। यही साल था 2008 दिन आज का। हुकूमत ने सरकारी अफवाज में तरक्की के लिए या प्रमोशंस के लिए नई प्रमोशन पॉलिसी का ऐलान दारुल हुकूमत दिल्ली से किया। साल 1929 दिन आज का। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक अजीम इनकलाबी भगत सिंह और राजगुरु ने अंग्रेज पुलिस अफसर सैंडर्स को आज के दिन गोली मारी और ये वो आगाज था जहां दोनों को, हालांकि बाद में जब फांसी लगी, लेकिन कहा जाता है कि असल लड़ाई मुतद्दिद मकामात पर जिसकी छोटे छोटे निशान देखने को मिले, उनमें से एक कार्रवाई ये भी थी जहां पर एक अंग्रेजी अफसर को, जो पुलिस अफसर था, जिसको गोली मारकर कत्ल करने के बाद ये मजीद अंग्रेजों की नजर में आए। 1925 में सोवियत यूनियन या उस वक्त का जो यूएसएसआर था, उसने तुर्की के साथ एक मुआहिदा किया और इस मुआहिदे के मुताबिक एक दूसरे पर हमला नहीं किया जाएगा। 100 बरस कबल यूएसएसआर और तुर्किया एक बड़ा एग्रीमेंट। तुर्की ने कहा कि मैं आप पर, और सोवियत यूनियन ने कहा कि मैं आप पर हमला नहीं करूंगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी सूरत हाल बनी थी, बहुत सारे ममालिक एक साथ आए थे। सन 1914 दिन आज का 90 बरस कबल ऑस्ट्रिया की फौज ने पोलैंड के शहर लिमानोव के अंदर रूसी फौज को शिकस्त दी और इस तरीके से ये जो आज के वक्त में आप नेटो और रूस के दरमियान लड़ाइयां देखते हैं, इसके असल असबाब ये भी माने जाते हैं। साल 1907 दिन आज का युगिन वांगचुक भूटान के पहले मोरसी बादशाह बने। अपने आप में तारीख 1914 आज के दिन तुर्क हुकाम ने यहूदियों को तिल अबीब से निकाल दिया और ये वो वक्त था जब तिल अबीब मुकम्मल तौर पर या तो तुर्किश या फिर जो कुर्दिस्तान के लोग हैं या कुर्दिश जिनको आप कहते हैं, उनके कब्जे में था। 1967 आते आते हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील हुए जब कब्जा हुआ, और उससे पहले 1947 के बाद इजराइल के वजूद से लेकर अब तक तिल अबीब पर मुकम्मल तौर पर न सिर्फ इजराइल का कब्जा है बल्कि साथ साथ इसको कैपिटल भी या दारुल खिलाफा भी करार दिया गया। 1645 दिन आज का जब मुगल बादशाह जहांगीर की अहलिया नूरजहां का इंतकाल हुआ। 1645 दिसंबर की 17 तारीख। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये बड़ी बातें, अहम तरीन वाकयात आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक रखे हैं। यहां से आगे बढ़ेंगे, एक एक करके डिटेल्स या मुकम्मल तफसीलात अब तक पहुंचेंगी। अब बात जरा इससे पहले हम दीगर मौज़ूआत की तरफ जाएं, अहम तरीन कुछ खबरें रखनी है, लेकिन सबसे पहले मौसम का भी जरा अपडेट देते चलें। प्रोग्राम के आखिर में मुतद्दिद इलाकों से जो टेम्परेचर रात का या जो शबाना ठंड है उस दौरान टेम्परेचर किस इलाके में कितना है वो प्रोग्राम के लास्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले सर्दी का जोर मुतद्दिद इलाकों में बराबर जारी है। रात और दिन में जरूर फर्क नजर आ रहा होगा, लेकिन टेम्परेचर उतार चढ़ाव में वाज़ेह फर्क है, ये बता देता है जो प्रोग्राम के आखिर में आप देखेंगे। आगाज इस खबर के साथ कि फिलहाल अगले 1 या 1.5 हफ्ते तक किसी बड़ी मौसमियाती तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है और ये 10 से 11 दिन फिलहाल खुश्क लेकिन सर्द तरीन रहेंगे। महकमा मौसमियात श्रीनगर दफ्तर ने इस बात की तस्दीक कर दी है। मरकजी महकमे मौसमियात की इतलात के मुताबिक जुलाई कलान की आमद से पहले ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। रात यकबस्ता हो रही है, दिन में हल्की धूप दिख रही है, जिसकी वजह से आने वाले 10 दिनों तक न तो मगरबी हवाओं का कोई असर दिखेगा और ना ही जमीन पर कोई बूंदाबांदी का कोई आसार दिख सकता है। जुलाई कलान से कबल हल्की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के अंदर हो सकती है, मैदानों के अंदर नहीं, पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी का इम्कान लगाया गया है। और महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक मुसलसल दर्जा हरारत जो है वो इसी तरीके का बनेगा कि जहां पर मनफी दर्जा हरारत रात को दिखेगा और दिन में हल्की सी धूप होगी, जिसके बाद सूरत हाल जूं की तू बनती हुई नजर आ रही है। इधर जहां एक तरफ से शदीद सर्दी की लहर है और शदीद सर्दी की लहर के बीच नए साल की आमद है, क्रिसमस की आमद है, तो 4 मकामात ऐसे हैं जहां पर सरकारी तौर पर क्रिसमस और नए साल की तकरीबात का आगाज होगा। धुंध और कोहरा किस तरीके का शहर के अंदर है आप इस तस्वीरों के साथ देख सकते हैं। और न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है बल्कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तक जब आप चले जाएंगे तो आपको सूरत हाल इसी तरीके की यहां पर भी दिखेगी। फिलहाल खबर यह है कि 4 मकामात ऐसे हैं जहां पर ग्रैंड क्रिसमस फंक्शंस मनाए जाएंगे, नए साल की तकरीबात होगी और 25 तारीख से कबल इन चारों मकामात को सजाया जाएगा और 25 से 2 तारीख के दरमियान ये तमाम तकरीबात का आगाज सरमा के दौरान होगा। और ये कहा गया कि नेशनल और लोकल आर्टिस्ट जो है
फनकार जो है वो परफॉर्म करेंगे जी 25 तारीख से 2 तारीख के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर। महकमा सयाहत की तरफ से इस बात की जानकारी दे दी गई है, जहां एक तरफ से सरतरीन हवाएं हैं, रात यकबस्ता है, तो तमाम नजरें उन मकामात पर है जो इस वक्त इंसानी नजर के सामने, यानी गुलमर्ग के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों का अच्छा खासा रश है। और उन्हीं में से द्रंग एक ऐसा स्पॉट है जो फ्रोजन लेक जैसी सिचुएशन दिखा रहा है, और वहां पर भी तस्वीरें जो है वो देखने लायक है। थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखें। तो आप याद रखिएगा 21 तारीख को चिलई कलान है, 40 दिन का सरतरीन मौसम जो होता है जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे कबल ही सूरत हाल इंतहाई यकबस्ता है। झील के किनारे मुंजमिद आज सुबह सुबह दिखे हैं, क्योंकि दर्जा हरारत जब 4-5 माइनस के आसपास चला जाता है तो झील के किनारे भी मुंजमिद होते हैं। आसमान पर बादल आज आपको नजर आएंगे लेकिन बरसेंगे नहीं, इस तरीके की इतलात है। ताहम गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग ऐसी 3 मकामात हैं जहां पर नए साल की तकरीबात और 25 तारीख यानी क्रिसमस की तारीख के दिन इंतहाई अहम तरीन तकरीबात होंगी, और सरकारी तौर पर यहाँ पर ये दिन मनाने का फैसला ले लिया गया है ताकि सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद वहाँ पर आ सके। क्रिसमस के मौके पर केक मेकिंग फेस्टिवल का भी एहतमाम किया गया है, और होटल मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर के अंदर है, 23 तारीख को वहां पर खुसूसी तकरीब होगी। इस ज़मन में तैयारियां कर दी गई है। 24 तारीख को गुलमर्ग कल्ब के अंदर रात को तकरीब होगी ताकि 25 की तकरीब जो क्रिसमस की है वो गुलमर्ग के अंदर बनाई जाए। पहलगाम और सोनमर्ग के अंदर भी इसी तरीके की तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर बर्फ अभी पड़ नहीं रही है, बर्फ पड़ने के आसार बहुत कम है, लेकिन जिस तरीके का माहौल बना हुआ है इसमें सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग तक आ जाए, इस ज़मन में तैयारियां कर ली गई है। और ये तैयारियां महकमा सयाहत की तरफ से कर ली गई है, और उम्मीदें लगाई जा रही है कि इस साल के आखिर पर सयाहों का एक अच्छा खासा रश वादी कश्मीर के अंदर होगा, जो शायद इस इंतजार में है कि नए साल का आगाज बर्फ में हो और बर्फबारी अच्छे तरीके से हो। लेकिन फिलहाल मरकजी महकमे मौसमियात का मानना और रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई कि 10 दिनों के तक कोई भी बड़ी तब्दीली जो है वो देखने को नहीं मिल सकती है। ताहम बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। ये तो कुल मिलाकर 10 दिन का माहौल है। रात किस तरीके से गुजरी है थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे, लेकिन आज सुबह सुबह तस्वीर झील की किस तरीके की है, डल के आसपास की सूरत हाल क्या कुछ है, वादी कश्मीर की सूरत हाल क्या कुछ है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए से लगातार देख रहे हैं। शदीद सर्दी इस वक्त एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर है। सोबा कश्मीर सबसे ज्यादा यकबस्ता हवाओं के अंदर है। सोबा जम्मू के अंदर थोड़ी बहुत राहत आपको मिलेगी, लेकिन जो ही आप जम्मू कश्मीर की सरहदों से बाहर निकलेंगे, पठानकोट की ओर चलेंगे, पंजाब की ओर जाएंगे, दिल्ली तक चले जाएंगे, तो कोहरा इस तरीके का आपको वहां पर भी नजर इसी वजह से कई एक मकामात पर सफर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर आज आप सर्द मौसम के दौरान सफर करना चाह रहे हैं तो किसी तरह की परेशानी नहीं है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ओपन है। डलवास के मकाम पर थोड़ा स्टोन शूटिंग का मामला है। कल रात जो एडवाइजरी आई ट्रैफिक हुकाम की जानिब से, वहाँ 1 वे ट्रैफिक की बात कही गई है। अदरवाइज मुगल रूट भी ओपन है। श्रीनगर लद्दाख जो नेशनल हाईवे है वो भी ओपन है। स्लिपरी कंडीशंस की वजह से सुबह सुबह शायद परेशानियां रहती है, लेकिन चेन लगाकर गाड़ियां इन वालाई इलाकों के अंदर जाती है। सिंथन रोड भी अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक ओपन तो है, लेकिन परेशानियां बीच में है। फिसलन की वजह से कई एक मकामात पर गाड़ियां रोकी जाती हैं या एहतियाती तौर पर ये इकदाम होते हैं। ये तो बात मौसम के हवाले से, और दीगर कुछ मामला भी आप तक थोड़ी देर में पहुंचेंगे, लेकिन बात जरा अब कुछ सियासी मामलात की भी करते हैं। आज दारुल हुकूमत दिल्ली पर भी सबकी नजरें मरकूज रहेंगी, और कल इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि मुल्क में एक ही वक्त पर इंतखाबात करवाना या बैक वक्त इंतखाब या 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये जो फॉर्मूला था, क्या उस पर हुकूमत कोई पेशरफ्त करेगी या नहीं। तो कल सरगर्मियां फिलहाल नहीं होंगी, ये हमने आपको बताया था इस प्रोग्राम में। लेकिन आज जो दारुल हुकूमत दिल्ली से अपडेट मिल रहा है वो ये कि आज काफी हलचल रहने वाली है, और वो हलचल इस एतबार से क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल आज लोकसभा के अंदर पेश होगा, और मरकजी वज़ीर कानून लोकसभा के अंदर इस बिल को पेश करने जाएंगे। और इसीलिए तमाम अराकीन पार्लियामेंट जो हैं उनके लिए 3 व्हिप जारी की गई हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस की जानिब से भी, और तमाम लोगों को, तमाम जो अराकीन हैं उनको ऐवान के अंदर मौजूद रहने के लिए कहा गया है। 4 रोज कबल आपको याद होगा कि एक इजलास दिल्ली के अंदर
मरकजी काबीना का हुआ वज़ीर आज़म की सदारत में, और उसमें 3 बिलों को मंजूरी उस वक्त दे दी गई। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर मुल्क में चल रही सियासत के दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम लोकसभा अरकान के लिए व्हिप जारी कर दिया है। और आज यानी मंगल का दिन 17 दिसंबर को जब 11 बजे के बाद कार्रवाई शुरू होगी तो वन नेशन वन इलेक्शन जो फॉर्मूला था, जो बिल था, उस पर अहम पेशरफ्त का भी इम्कान है। साथ साथ इतलात ये भी है कि बीजेपी के जो चीफ व्हिप हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, उनकी तरफ से एक खत जारी किया गया है। सभी अरकान को पार्लियामेंट में आज के रोज मौजूद रहने के लिए कहा गया है और बीजेपी के सभी लोकसभा अरकान को इतला दी जाती है कि इंतहाई अहम कानूनी अमल बहस और पास करने के लिए आज आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी जरूरी है, इसलिए उनको कहा गया। और इतना ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी इसी तरह का व्हिप जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि आज एक अहम पेशरफ्त वन नेशन वन इलेक्शन के ताल्लुक से जहां एक तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन का मसवदा कानून ऐवान के सामने रखा जाएगा, वहीं पति हुकूमती जराया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि शायद ये मसवदा कानून ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा जाए, यानी जो ही टेबल किया जाएगा उसके फौरन बाद हंगामे के बीच इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा एतराजात अभी भी कुछ सियासी जमातों को, क्योंकि सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इंतखाबात की बात नहीं है, बल्कि बल्दियाती इदारों के इंतखाबात को भी इसी में जोड़कर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि कुछ एतराजात है और शायद ये मामला जो है किसी न किसी तरीके से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक चला जाए। न सिर्फ आज वन नेशन वन इलेक्शन का बिल टेबल किया जाएगा, बल्कि आज ही यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 को भी सामने रखा जाएगा। और इतलात और खबरों के मुताबिक मरकजी काबीना आज उस कानून में भी तरमीम करेगी जो कानून जम्मू कश्मीर, जो कानून लद्दाख, अपना दिल्ली और पौंडीचेरी की रियासतों के लिए है, वहां पर भी शायद एक तरमीम रखी जाएगी। और वो तरमीम क्या कुछ होगी, कुछ मुबस्सिरीन का मानना है कि शायद आज पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां मुकम्मल रियासत के हवाले से भी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन आज वो मसवदा कानून भी ऐवान के अंदर जो है वो रखा जाएगा। तो इस बीच व्हिप जारी कर दी गई है और व्हिप जारी करने के साथ साथ जहां बीजेपी मैदान में है, कांग्रेस और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने व्हिप जारी कर दिया। देखना होगा कि आज जब 10 बजे इजलास शुरू होगा और ऐवान की कार्रवाई के दौरान वजीर बराए पार्लिमानी अमूर इस मसवदे कानून को सामने रखेंगे तो क्या हंगामा होगा या हंगामे के बीच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाएगा। एक तरफ से इस पर भी नजर रहेगी और दूसरी तरफ से ये जो मसवदा कानून जो यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल्स को लेकर बात हो रही है, इनमें क्या कुछ तरमीमें हैं, इस पर भी गुफ्तगू आज होगी और हमारी नजर रहेगी। जो इसमें पेशरफ्त होगी आपको जरूर अपडेट इस जिम्मन में करेंगे। लेकिन आज इतलात और खबरों के मुताबिक अहम तरीन दिन जम्मू कश्मीर के हवाले से भी है। अगर अमेंडमेंट बिल आती है तो क्या रियासत के दर्जे की बहाली का कोई जिक्र यहाँ पर होगा, नहीं होगा, या कुछ मसवदे कानून में कुछ इस तरीके की बात होगी। एक चीज और भी, अगर अभी 8, 9 या 10 साल लग सकते हैं, बाज मुबस्सिरीन का ख्याल है कि 2034 आते आते शायद इंप्लीमेंटेशन हो। 29 में जरा मुश्किल है क्योंकि डिलिमिटेशन वगैरह बाकी भी कमेटी भी जिस तरफ रेफर करती है। इन 3 बिलों पर एक सवाल पूछा जा रहा है हमारे कुछ व्यूअर्स की तरफ से, जिसमें जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली का भी जिक्र है। अगर 29 से पहले इंप्लीमेंटेशन को लेकर कोई पेशरफ्त होती है तो वो जो हमने खबर बताई थी कि असेंबली का वो जो 5 साल का टेन्योर है शायद 6-8 महीने कम हो सकता है। इज इट पॉसिबल? नहीं, इसमें कल भी जो मरकजी वजारत थी उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर कहीं पर इस तरीके का हुआ कि किसी टेन्योर में 2 साल हो गए और 3 साल का वक्फा था, तो जो नया इलेक्शन वहां पर होगा वो सिर्फ 3 साल के लिए होगा, ताकि टेन्योर इस तरीके से पूरा किया जाए। तो इस तरीके से वो है। लेकिन अब ये अगर ये मामला ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चला गया तो कुछ और चीजें भी इस पर खुलकर आएंगी। लेकिन सबकी नजरें जम्मू कश्मीर के हवाले से इसलिए आज के दिन लोकसभा पर रहेंगी क्योंकि ये जो यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2024 को रखा जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र है, दिल्ली का जिक्र है, पुडुचेरी का जिक्र है, तो इसमें जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या कुछ बाहर आएगा वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज लीडर ऑफ द हाउस भी इस पर गुफ्तगू करेंगे और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान भी अपनी अपनी बात जरूर इस पर रखने की कोशिश करेंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं एक और अहम खबर की और बात करते हैं मशरकी लद्दाख की। और मशरकी लद्दाख के अंदर एक और पेशरफ्त हो रही है और चीन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि भारत और चीन के दरमियान स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग कल मुनक्किद होने जा रही है। कल खुसूसी नुमाइंदों का इजलास, भारत और चीन के खुसूसी नुमाइंदों का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और ये 23वां खुसूसी इजलास होगा भारत
और चीन के दरमियान जो बॉर्डर को लेकर तनाजात है, न सिर्फ मशरकी लद्दाख बल्कि दीगर मामलात भी दीगर रियासतों के ऊपर जहां से चीनी बॉर्डर सरहदें मिलती है, उसको लेकर भी कल का इजलास इंतहाई अहम होगा। बेजिंग के अंदर यह इजलास होगा और याद रखिएगा इस इजलास से कबल एक अहम पेशरफ्त हुई थी जब मरकजी वजारत खारजा जम्मू भारत सरकार की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि WMCC के तहत काफी पेशरफ्त हुई थी और उसके बाद हमने देखा था कि काफी पेशरफ्त के बीच फौजें भी अपने बेसिक बेसों की तरफ वापस चली गई थी, इनखला भी शुरू हो गया था, फ्रिक्शन पॉइंट्स पर जो है वो और पेट्रोलिंग भी शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी कुछ मामलात फंसे हुए हैं और यही वजह है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स बीजिंग के अंदर मुलाकात करेंगे और कल ये मुलाकात होगी। भारत और चीन के आला सतही वफ्द जो है वो आपस में मिलेंगे और डिसएंगेजमेंट, फ्रिक्शन पॉइंट्स और LAC के मामलात जो मशरकी लद्दाख के आसपास के हैं उस पर मजीद पेशरफ्त को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। चलिए, इतलात ये है कि जब ये इजलास होगा तो तवक्को की जा रही है मजीद बर्फ पिघलेगी, क्योंकि पिछला जो मुआहिदा हुआ था उसके बाद उस एग्रीमेंट के मुताबिक नए सिरों पर जो मजीद फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उन पर अगरचे कोई ज्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन वजारत खारजा की जानिब से भी पिछले जो हफ्तावार ब्रीफिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि अब नए एग्रीमेंट के मुताबिक यहां से आगे बात बनेगी। जो पुराना एग्रीमेंट था जिसके मुताबिक बात की जा रही थी उस पर बातें जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली गई हैं या उस पर दोनों तरफ से अमल हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा तालीमी निज़ाम की भी करते हैं। मुतअद्दिद शिकायत आई वालिदैन की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जो स्कूलों के मालिकान हैं। कई जगहों पर मुख्तलिफ किस्म के मामलात थे, परेशानियां तालीमी सरगर्मियों में थी, लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी फहरिस्त भी है, एक ऐसी लिस्ट भी है जो आज के वक्त में गैर तस्लीम शुदा इदारों की है, जिनको लेकर सवाल भी है। लेकिन जो मुतअद्दिद फाइलें थी मुख्तलिफ स्कूलों के ताल्लुक से, जो दस्तावेजात थे, या इतलात ये हैं कि कई स्कूल जिन्होंने रजिस्ट्रेशन का जो मामला था, सरकारी फैसले के बावजूद भी कई माह गुजरने के बाद कोई खास पेशरफ्त इसमें नहीं हुई है और मुतअद्दिद फाइलें रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के पास गई थी वो आज भी ज़ेरे इल्तिवा है। का मामला आपके सामने रखते हैं जहां पर खबर और इतलात के मुताबिक दर्जनों प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिनकी रिकॉग्नाइजेशन या रजिस्ट्रेशन का मामला इल्तिवा में पड़ा है और यह मामला पिछले कई सालों से डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के पास पड़ा हुआ है और अब यह माना जा रहा है कि शायद इसमें कोई पेशरफ्त भी आगे हो सकती है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक बेशतर फाइलों में या तो जमीन वाला मामला था जिसको लेकर सरकार ने पहले ही कहा था कि अगर किसी भी तरीके का घासचरा या किसी और जगह पर आपने ये तामीर किया है तो वो सही कराया जाए, या तो उस वजह से है या कुछ और मामला थे जिसकी वजह से ये फाइलें पिछले 2 साल से क्लियर नहीं की गई थी और अब माना जा रहा है कि डिपार्टमेंट की तरफ से दोबारा से रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्नाइजेशन के प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। याद रखिएगा 2 साल पहले भी यह मामला सामने तब आया था जब स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट किया था जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को कि वो टैग करे जी और उन स्टूडेंट्स को प्राइवेट स्कूलों की जिनकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई है उनको नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर दाखिला दिलाए। एक हंगामा बरपा हुआ था जो बाद में आगे भी बढ़ा था, लेकिन इस साल आपको याद होगा कि अक्टूबर के महीने में फिर यह कहा गया था कि एक प्रोविजनल एफिलिएशन दी जाए उन तमाम स्कूलों को जिनकी लास्ट ईयर टैगिंग हो गई थी ताकि सिस्टम जो है वो आगे बढ़ सके। और अब यह माना जा रहा है कि स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अब यह फैसला लिया है कि इन तमाम फाइलों को हतमी शक्ल दी जाएगी कि अगर किसी के तमाम तर कागजात और लवाजमात पूरे हैं तो उन्हें फाइनल किया जाएगा और जिनके नहीं है उनकी फाइलों को वापस भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक क्लियरेंस होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स है क्या वो तमाम जाब्ते के तहत चल रहे हैं या जाब्ते की खिलाफ वर्जी करते हुए चल रहे हैं। एक तरफ से ये भी क्लियर होगा और दूसरी तरफ से ये जो कंफ्यूजन और कियोस है कि एक स्कूल का बच्चा होता है 9वीं 10वीं में पहुंचता है तो किसी और स्कूल से वो एग्जामिनेशन दे रहा है, पिछले 2 साल से ये सिलसिला भी चल रहा है, तो इस पर भी जो वालिदैन थे वो काफी परेशान थे। अब उस पर भी रोक लग सकती है और इतलात और खबरों के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और नाज़िम तालीम जम्मू और श्रीनगर ने इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। चलिए, जब स्कूलों की बात हो रही है तो एक और अहम तरीन खबर जहां पर बच्चों की सिक्योरिटी या सेफ्टी को लेकर इंतजामिया संजीदा नजर आई है और हसास होने का दावा भी मुसलसल किया जा रहा था। इन सब के बीच में एक अहम तरीन इजलास जम्मू के अंदर मुनाकिद हुआ और मुख्तलिफ स्कूलों की जो बसेज अलग अलग मकामात पर चलती हैं उन शिकायत को दूर करने की कोशिश की गई जो या तो वालिदैन की तरफ से या अवामी हलकों में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की शिकायत थी कि
सिक्योरिटी को लेकर सवाल बसों के हवाले से उठते हैं, लेकिन स्कूल बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे या इनकी इंस्टॉलेशन जरूरी हो, इसके लिए एक और डेडलाइन दी गई है। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर की जानिब से इदारों की जो जिम्मेदारान इस इजलास में शामिल हुए उनको 31 जनवरी 2025 आखिरी डेट दे दी गई, आखिरी तारीख दी गई, जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला दिया गया। न सिर्फ बसों के अंदर जो स्कूल बसेज हैं सीसीटीवी कैमरों की तनसीब हो, बल्कि फर्स्ट एड बॉक्स जो किट्स होती हैं वो लाजमी हो। इसके अलावा साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए, इमरजेंसी एग्जिट डोर हो, अगर खुदा न खास्ता किसी बस के अंदर आग लगती है, कोई इस तरह का वाकया पेश आता है, उस वक्त इमरजेंसी में कैसे बचा जाए, फायर एक्सटिंग्विशर आपकी बस में होना जरूरी है। सीटों के दाएं बाएं जरूरत से ज्यादा बच्चों को या फिर लोगों को बैठने पर मजबूर ना किया जाए, पर्टिकुलरली अगर स्टाफ भी है। लेकिन सीसीटीवी कैमरों का भी बुनियादी मकसद ये कि एक जो सिक्योरिटी का इशू है उस सवाल का जवाब तलाशा जाए। दूसरा, स्कूल अमला है, बसेस के अंदर ड्राइवर हैं, बाकी उनके साथ जो हेल्पर्स हैं उनको असिस्ट करते हैं, जो भी अमला है, 31 जनवरी 2025 से पहले सीसीटीवी कैमरों की तनसीब यकीनी होनी चाहिए, ताकि कम से कम बच्चों के वो जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाला मामला है एक उस पर काम हो सके। और तमाम तरह की एक्टिविटीज, बस कहां से कैसे आती है, किन इलाकों के अंदर क्या एक्टिविटीज होती हैं, ड्राइवर समेत पूरे अमले पर भी और बच्चों पर भी नजर रहे, इस बात को यकीनी बनाना बुनियादी तौर पर इस फैसले का, इन हिदायत का मकसद है। दरअसल याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा जारी किया था, पूरे मुल्क के अंदर की जितनी भी प्राइवेट स्कूल गाड़ियां हैं उनकी सिक्योरिटी ऑडिट किया जाए। और उस सिक्योरिटी ऑडिट के दौरान 2-3 चीजें काफी मैंडेटरी बता दी गई थी। एक की स्पीड 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमराज लगने चाहिए और तमाम गैजेट्स और इक्विपमेंट्स उन स्कूल गाड़ियों के अंदर होना लाजमी है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक थी। और उसी के पेश नजर जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उन्होंने कल मुंतजिमीन के साथ एक अहम तरीन इजलास बुलाया, जिस इजलास के बाद यह फैसला लिया गया कि 31 दिसंबर लास्ट डेडलाइन है जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों के लिए जिनके पास ट्रांसपोर्ट है कि वो उन गाड़ियों के अंदर सीसीटीवी कैमराज और वो तमाम तर गाइडलाइंस पूरा करें जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से सामने रखी गई है। चलिए 9 बज रहे हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे, कुछ और खबरें, बाद बिजली के हवाले से दीगर कुछ मामलात भी हैं, कुछ कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह की चंद खबरें वो आप तक पहुंचेंगी। लेकिन छोटे से तिजारती वक्फे के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका 9:05, 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। बात जरा बिजली के हवाले से भी करेंगे और उसके बाद उन अवामी नुमाइंदों की बात जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर MLAs बनकर गए, लेकिन परेशानियां इसके बावजूद हैं। बिजली के हवाले से अलग अलग इलाकों से शिकायतें दोनों प्रोविंसेस से आ रही हैं। बिजली की जो गैर एलानिया कटौती है या स्केड्यूल के मुताबिक बिजली न मिलना एक परेशानी इस वक्त बन गई है। शुमाली कश्मीर से आज इतलात ये हैं कि पटन के अंदर बारामूला का इलाका, जहां पर ताजरों में नाराजगी है और इस नाराजगी के बीच जो ट्रेडर्स यूनियन है उसने आज इलाके के अंदर बंद रखने का फैसला किया है। बंद का मतलब कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी, इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया जा सकता है और PDD महकमे के खिलाफ जो इब्तदाई तफसीलात हम तक हैं पहुंची हैं कि नाराजगी काफी ज्यादा है। मजीद इस पर जरा बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नासिर अहमद शाह साहब ज्वाइन कर चुके हैं जो कि सदर हैं ट्रेडर्स यूनियन पटन के। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खुशामदीद प्रोग्राम सलाम JK में। बंद की आज आपने कॉल दी है, क्या वो कॉल बरकरार है या किसी तरह की कोई तब्दीली? नहीं सर, कोई तब्दीली नहीं है, हमारी कॉल बिल्कुल बरकरार है। 10 बजे से शुरू होगी, इंशाल्लाह हमारा प्रोटेस्ट होगा जी। एक पीसफुल प्रोटेस्ट हम करेंगे अगेंस्ट द PDD डिपार्टमेंट ऑफ पटन, स्पेशली MD ऑफ PDD एंड AEE STD PDD और SC PDD के खिलाफ हमारा एक मुजाहरा होगा जो कि मेन मार्केट पटन में होगा।
इंशाअल्लाह रहमान 10 बजे शुरू होगा। शाह साहब ये बताइएगा, ये जो एहतजाज है ये किस मुद्दे को लेकर है? कि बिजली की सप्लाई माकूल नहीं है या गैर एलानिया कटौतियां ज्यादा है, क्या है बेसिक बुनियादी मामला? जी सर, बुनियादी मामला ये है कि वी आर लिविंग इन ए बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री एंड दैट इज आवर इंडिया, और हमें ये अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री हक देती है कि हम अपने हक के लिए खड़े होकर डिमॉन्स्ट्रेशन कर सके। अब मसला रहा हमारी पीडीडी डिपार्टमेंट का, जो कि बिजली का मसला है। इन्होंने पटन टाउन को सी कैटेगरी में रखा है, जबकि हमारा पटन टाउन ए कैटेगरी में आता है, क्योंकि जो पटन टाउन है ये 80 से 85% जो इसके फीस होता है, ये फीस ऑन टाइम पे करता है। पर पता नहीं इन लोगों ने, या तो इनकी नाअहली है ये जो कि पीडीडी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, या तो ये कहते हैं कि रिश्वत के जोर पर मुलाजिम लगे हैं, क्योंकि इनको टैक्टिक्स पता नहीं है। इनको अगर ये पता होता कि पटन एक अलहदा इलाका है, पटन को मुंबई के साथ क्यों जोड़ेंगे, ये पटन के साथ ये जम्मू को क्यों जोड़ेंगे? जम्मू वाले फीस नहीं भरेंगे, ये कह रहे हैं कि पटन सी कैटेगरी में आता है। मुंबई वाले फीस नहीं भरेंगे, कहते हैं पटन वाले सी कैटेगरी में आता है। वही आज इनको बताना चाहेंगे हम कि एक्चुअली जो फैक्ट्स है और जो रियलिटी है, रियलिटी कैसे होती है। ए कैटेगरी के इलाके को क्यों आप सी कैटेगरी में रखते हो, जबकि हमारे ऊपर से ही ऐलान किया गया है जो ए कैटेगरी के इलाके हैं इनको सिर्फ कटेलमेंट 4 घंटे की दे दिए जाए, पर इन्होंने सी कैटेगरी ये में हमारे नासिर भाई ये बताइएगा, तो क्या 8 घंटे। आपके एरिया में केबलिंग कंप्लीट हो गई है? जो नई केबलिंग हुई है क्या वो कंप्लीट हुई है? दूसरा जो मीटर था, स्मार्ट मीटर्स या प्रीपेड मीटर लगाने का जो सिलसिला था, क्या वो किस हद तक मुकम्मल हुआ है पटन के इस पूरे एरिया में जहां पर आज आप एहतजाज करने जा रहे हैं? सबसे पहले जब बिजली आई है कश्मीर में तो हमारे पटन में आई है। सबसे पहले पीडीडी डिपार्टमेंट ने जब कहा कि हमें मीटर इंस्टॉल करने हैं तो इन्होंने पटन में इंस्टॉल किए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि अब हमें डिजिटल मीटर इंस्टॉल करने हैं तो पटन वाले ही आगे आ गए। पटन वालों ने कभी एहतजाज नहीं किया, कुछ इनको नहीं बोला, जो इन्होंने कहा हमने सब कुछ मान लिया। पर रोज रोज जब भी हम देखते हैं ये जिग करते हैं और हमारे हक की इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं देते हैं। अच्छा नासिर साहब ये बताइएगा, क्या आपकी डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों से ये फैसला लेने से पहले कोई बात हुई कि भाई साहब अगर हमारा 80-70% या 90% मीटरिंग एरिया है, हम पैसा भी टाइम पर दे रहे, तो ये कैटेगरी कैसे चेंज हुई? क्या उनके साथ कोई तबादला ख्याल हुआ जिम्मेदारों के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? जी सर, उनके साथ बात हुई हमारी। मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने पटन टाउन के साथ ऐसे इलाकों को जोड़ के रखा है पटन फीडर में, जो कि पटन से बहुत दूर आते हैं, और वो लोग अगर फीस नहीं भरते हैं, हम क्यों सफर करें पटन टाउन वाले। स्पेशली पटन में ट्रेड चलता है, और ट्रेड जो ट्रेडर्स है वो हर एक इलाके से है, हर एक जगह से है, और ट्रेड को कहते हैं इट इज बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड आल्सो द बैकबोन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि हम टैक्स देते हैं। हम तिजारती सरगर्मियां आज नासिर साहब गवर्नमेंट की जो दूध देती है, आज पर हमारी गवर्नमेंट रन करती है। आज बिजनेस रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी पटन मार्केट और आसपास, और तमाम लोगों का क्या सपोर्ट है इसमें? बिल्कुल 10 बजे बिल्कुल बंद रहेंगी सर। हिमायत तमाम लोगों की इसमें हासिल है? जी सर, इसमें हमारी औकाफ कमेटी पटन है जिनकी हिमायत इसमें हमें हासिल है। इसमें हमारा सोमो स्टैंड पटन है, उनकी हिमायत हमें हासिल है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ट्रेडर्स फेडरेशन में तकरीबन 800-850 दुकानें हैं। इंशाअल्लाह उन सब का आप देखेंगे कि आज पुरअमन एहतजाज होगा, जो कि हम पटन हाईवे पर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी नासिर अहमद शाह साहब बात रखने के लिए कि ट्रेडर सरापा एहतजाज है और माना जा रहा है कि जनाब पैसा भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तब भी बिजली कट रही है। और ये जो ग्रुपिंग की गई है, जिस तरीके से फीडर्स के अंदर दीगर इलाकों को भी लगाया गया है, अगर वहाँ पर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, वो फीस नहीं जमा कर रहे, तो सज़ा दूसरे को क्यों मिले, ये सवाल पूछा जा रहा है। और आज देखना होगा कि आज इंतज़ामिया इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करेगी, जब एहतजाज
और डरने की बात कही गई है। अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और अहम मामले की करते हैं और बात करते हैं जमहूरियत के उस हिस्से की जिसे कहा गया कि ये जमीनी सतह पर जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ढांचा था, यानी बल्दियात का वो हिस्सा जिसे आप डीडीसी कह रहे हैं। और अब खबर यह है कि कई डीडीसी मेंबर्स एमएलएज बने हैं और वो डीडीसी की निशस्तें खाली पड़ी हैं और पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई कि उन खाली असामियों पर या उन खाली जगहों पर चुनाव दोबारा करवाया जाए। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 3 डीडीसी सीट्स इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर वैकेंट हो गई हैं और ये वैकेंट तब हुई है, खाली तब हुई है जब 3 डीडीसी मेंबर्स ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर वो एमएलए बने हैं। लेकिन अभी तक भी बाईपोल्स कराने का यानी ज़िमनी इंतखाब करने का कोई भी अमल शुरू नहीं किया गया है और डीडीसी इलेक्शंस जिन्हें पंचायती राज एक्ट 1989 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर और साल 2020 में नवंबर दिसंबर में आपको याद होगा कि 8 मराहिल के तहत ये डीडीसी के इंतखाबात मुकम्मल कराए गए थे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड्स को डीडीसीज ने रिप्लेस किया था, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड्स को एम्पावर किया गया था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कि वो तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाए। काउंसिल में तकरीबन 14 से ज़्यादा अरकान कई मकामात पर है जो मुख्तलिफ मामलात को देखते थे और प्रोजेक्टों और कामों को आगे बढ़ाने और स्कीमों को मंजूरी दिलाने में हुकूमत का मदद और ताउन भी करते थे। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सेक्शन 36 के तहत जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के तहत जो खाली पड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें चुनाव कराए, अभी तक भी वो नहीं हुआ है। आपको याद होगा इससे कबल द्रगमुल्ला हाजन वहां के चुनाव नल एंड वाइट कराए गए थे, कैंसिल कराए गए थे क्योंकि वहां पर 2 कैंडिडेट्स के बारे में शिकायतें थी, तो वो भी अभी इल्तिवा में पड़ा हुआ था। और उसके बाद आपको याद होगा कि वहीदुर रहमान परा जो डीडीसी थे वो चुनाव जीते, एमएलए बने और उसके साथ साथ जो इरफान हफीज लोन थे वो भी डीडीसी मेंबर थे संग्रामा से, वो एमएलए बने, ये निशस्त भी खाली पड़ी है। और महराज मलिक जो कहरा से डोडा से थे वो भी डीडीसी थे पहले और अब वो एमएलए बने हैं। यानी इस तरीके से ये 3 बड़ी निशस्तें हैं जो डोडा से है, पुलवामा से है, वागुरा क्रीरी से है, जिनको पूरा करने की अभी भी जरूरत है। और हुकूमती इदारों पर सबकी नजरें हैं कि क्या यहाँ पर इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा या हुकूमत यहाँ पर बाई इलेक्शंस कराकर इन निशस्तों को भी पूरा करेगी। फिलहाल ये देखना होगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कर रहा है। लेकिन फिलहाल 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है और डीडीसी एमएलए बन गए हैं, लेकिन यहाँ पर चुनाव होंगे नहीं होंगे इस जिम्मन में अभी भी स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी बात या वजाहत सामने नहीं रखी गई है। बात अवामी नुमाइंदों के हवाले से या डीडीज की कर रहे थे, बात अब जरा आगे बढ़ाते हैं और उन लोगों की बात भी करते हैं जिनको लेकर इंतजामिया की जानिब से कई मरतबा नोटिस या हिदायत जारी की जाती रहीं और महकमा तालीम के अंदर काम करने वाले असातिज़ा या कई ऐसे मुलाजमीन जो मुख्तलिफ इदारों से आज के वक्त में भी एक तरफ सर्विस में भी सर्विसेज भी दे रहे हैं, हाजिर सर्विस मुलाजमीन है, लेकिन दूसरी तरफ आला तालीम भी हासिल करते हैं, असातिज़ा हों या दीगर लोग। लेकिन सबसे ज़्यादा इनमें चूँकि इस फहरिस्त में असातिज़ा थे जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर आज के वक्त में भी जाते हैं और डिग्रीज हासिल करते हैं। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से एक आखिरी मौका उन तमाम लोगों को दिया गया है, चाहे वो असातिज़ा हों या बाकी लोग हों, उनके जो मामला थे उनको हल करने की तरफ इंतज़ामिया आगे बढ़ी है। और डायरेक्टरेट लेवल पर कमेटी भी सरकार की जानिब से इससे पहले तश्कील दी गई और डिग्रियां जिन लोगों ने बगैर इजाज़त हासिल करने के लिए जो चले गए, डिपार्टमेंट के पास मुकम्मल तौर पर कोई ऐसा सबूत नहीं है कि आप हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं और दूसरी तरफ डिग्री भी हासिल कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उनको एक आखिरी मौका सरकार ने दस्तावेजात या डॉक्यूमेंट जमा कराने का दे दिया है। कमेटियां जो टॉप लेवल पर ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि उन लोगों की निशानदेही की जाए जो डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, आज के वक्त में अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन रिपोर्ट्स ये थी कि इन कमेटियों के पास जब डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे या किसी ने कंफर्म करना था अगर कोई बाहर जाता है कोई आला तालीम हासिल करने के लिए या कुछ वक्त के लिए अगर वो महकमे से एब्सेंट रहता है तो उसकी जानकारी किसके पास होनी चाहिए। मुतअद्दिद लोग जो पीजी की डिग्री हासिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो चले गए, एक तरफ इन सर्विस एम्प्लॉयज़ भी हैं और दूसरी तरफ डिग्रियां भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में डिस्टेंस मोड के जरिए कई लोग ऑनलाइन मोड के जरिए आज के वक्त में डिग्री हासिल करें, मगर वो लोग जो डिपार्टमेंट के अंदर इंतजामिया के मुताबिक कमेटी के साथ रवाबित भी नहीं हुए जब ये कमेटियां तश्कील दी गई,
बगैर इजाजत हासिल करने का ये जो मामला था, इसमें एक और मौका उन तमाम लोगों को दिया गया कि कम से कम डॉक्यूमेंट जमा कराएं और इस सिलसिले में अगली डेडलाइन भी फिक्स कर दी गई मुतलका हुकाम की जानिब से। दोनों सूबों के अंदर कमेटी तश्कील दे दी गई है। सूबा जम्मू के अंदर डायरेक्टरेट लेवल पर, सूबा कश्मीर के अंदर डायरेक्टरेट लेवल पर, और जितने भी टीचर्स जिन्होंने ऑनलाइन मोड पर या डिस्टेंस मोड के जरिए से पीजी या दीगर डिग्रियां हासिल की है, लेकिन इंतजामिया को नहीं इस बात की पेशगी इतला थी कि हम तालीम भी हासिल करें, उन्हें कहा गया कि वो अपनी डिग्रियां सबमिट करें और वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर इस मामले को लिया जाएगा। और ये साफ कर दिया गया डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से कि फाइनल चांस दिया गया जी उन तमाम लोगों के लिए कि वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं और वो सबमिशन इस नोटिस के आने के 21 दिनों के अंदर, यानी कल रात को नोटिस जारी हुई, 21 दिन आपके पास है, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कराएं, फिर हुकूमत ये फैसला लेगी कि क्या आप उसको वो तस्लीम करती है, नहीं करती है, आप कितने दिन ऑफिस में रहे, कितने दिन नहीं रहे, वो तमाम खदुखाल जो है वो देखे जाएंगे। जरूरत ये होती है कि जब भी आप आला तालीम के लिए जाते हैं तो हुकूमत से आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, एजुकेशन लीव पर जाना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे असातिज़ा ऐसे थे जिन्होंने एजुकेशन लीव नहीं ली, लेकिन ऑनलाइन मोड पर या डिस्टेंस मोड पर वो पढ़ते रहे और उसी को लेकर अब ये लिया गया। दोनों सूबों के अंदर हाई पावर कमेटी बना दी गई है जो ये मामला देखेंगी और फाइनल जो मिनट्स होंगे, फाइनल जो डिसीजन होगा इन तमाम मामलों को लेकर यहाँ पर किया जाएगा। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि बॉलीवुड की दस्तक पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर आ चुकी थी, लेकिन एक और मारूफ फिल्म का दूसरा वर्जन सामने आ रहा है, फेज 2 उसका आ रहा है। कौन सी फिल्म है वो भी हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि रात देर के जम्मू के अंदर हंगामा हुआ था और हंगामे के बीच कार्रवाई भी हुई है, वो कार्रवाई क्या हुई है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और मजीद कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका, प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। 9:30 बजने वाले हैं और ये वक्त होता है जब आप ख़ास मेहमान के पास भी जाते हैं। एक वो स्पेशल सीरीज़ जिसके 10-11 हमने एपिसोड अभी तक निकाले हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग के ताल्लुक से, आगे चलकर उस पर बात करेंगे, मगर उससे पहले कुछ और ख़बरें हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और बात ज़रा फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोगों की और फिल्म शूटिंग की। जम्मू कश्मीर की बात जब आती है तो पसंदीदा मकामात में से एक या पसंद अगर इस इलाके को किया जाए तो शूटिंग के लिए ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और इसी तरीके से ये शूटिंग का सिलसिला एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला। सरकार अब तक डेटा बताती रही है कि कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर 2 की शूटिंग जम्मू कश्मीर में होने का इम्कान है। और यह फिल्म जिसका पहला वर्जन आप सबको याद होगा, बॉर्डर फिल्म, उसके सीन्स, उसके गाने, उसमें मुख्तलिफ एक्टर्स की एक्टिंग, उनका काम शायद कभी ना भूले। और 1971 भारत पाकिस्तान की जो जंग है उस पर मबनी ये फिल्म है और बॉर्डर 2 की शूटिंग या इसका पूरा प्लान जो है वो तरतीब दे दिया गया है। नवंबर 2024 का जो आप सबको याद है कि प्लान पहले तरतीब दिया गया था कि इसके मुताबिक ये फिल्में बनेंगी, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो सका और उस प्लान के इब्तदाई शेड्यूल जो था वो मुलतवी होने के बाद नया शेड्यूल आपके सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़े अहम तरीन और पसंद तरीन मकामात में से, बेहतरीन मकामात में से फिल्म शूटिंग के लिए बॉर्डर 2 के लिए भी जम्मू कश्मीर इस बार बनने वाला है। फिल्म शूटिंग जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है और बॉर्डर 2 एक और फिल्म जो है वो शूट होने जा रही है। और 1971 भारत पाकिस्तान जंग पर इस फिल्म को बना दिया गया है, तहरीर कर दिया गया है और इनिशियल शूटिंग 2024 नवंबर में होनी थी, पोस्टपोन हो गई है। लेकिन अब खबर यह है कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और 2 लोकेशन सेट कर दी गई है जहां पर इस फिल्म के शॉट्स को लिया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया गया है। फिल्म मेकर की तरफ से यह साफ किया गया है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ राब्ते में है, बल्कि भारत जो इंडियन आर्मी है उनके साथ भी राब्ता किया गया है ताकि इस प्रोसेस को मजीद आसान बनाया जाए। जेपी दत्ता और उनकी बेटी जो है वो लगातार इस फिल्म पर काम कर रही है और माना जा रहा है कि ये अहम तरीन फिल्म जो है जो 1971 के
जंग पर बनी है ये यहाँ पर होगी और तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल, पुंछ रजौरी का सेक्टर और दीगर मकामात पर इस फिल्म को जो है वो दिखाया जाएगा। और याद रखिएगा इससे पहले भी बजरंगी भाईजान और दीगर फतूर, हैदर, हाईवे, ये जवानी ये दीवानी, कुछ ऐसी फिल्में हैं जो गुज़श्ता सालों के दौरान यहाँ पर बनी और काफ़ी नाम उन्होंने कमाया। लेकिन अब खबर यह है कि बॉर्डर 2 जो है वो यहाँ पर शूट होने जा रही है। इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, फिल्म शूटिंग कोई नई बात अब नहीं रही। हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों के दौरान एक नया मंसूबा जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने रखा, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत परमिशंस आसानी के साथ मिल रहे हैं और काफ़ी छोटी बड़ी फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई है। खबर यह है कि बॉर्डर 2 एक और फिल्म जो है वो बनने जा रही है। बॉर्डर 1 के जो बॉर्डर फिल्म थी, एक मशहूर फिल्म एक ज़माने में थी, अब उसका एक और जो व्यू पॉइंट है बॉर्डर 2 के तौर पर वो देखने को मिलेगा। शुक्रिया आसिफ रशीद और गवर साहब। जहां तक फिल्म बॉर्डर और साथ ही साथ बॉलीवुड को लेकर अगर मैं बात करूंगा, जेपी दत्ता एक नाम है और जेपी दत्ता ने कई सारी फिल्मों की मिसाल खड़ी कर दी है, जिसमें सबसे बड़ी खूबसूरत मिसाल जो है बॉर्डर है। अगर देखा जाए 1997 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और उस टाइम लोंगीवाला वॉर 1970 का जो फिल्माया गया था और खास तौर पर उस फिल्म को शूट किया गया था मैक्सिमम रेगिस्तान में, एंड दैट वाज शॉट इन राजस्थान। अब अगर हम बात करेंगे काफी टाइम गुजरने के बाद, अब जिस तरीके से वादी कश्मीर की मैं बात करूंगा, दोबारा से फिल्मों का रिवीजन स्टार्ट हो गया, यहाँ पर कई सारी फिल्में दोबारा से बननी शुरू हो गई। नाउ वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल बॉर्डर 2, जो कि सुपरस्टार सनी देओल और साथ ही साथ जी हाँ वरुण धवन और इस बीच दिलजीत दोसांझ, जो कि सबके हार्ट थ्रॉप सिंगर भी है और एक्टिंग भी करने लगे हैं। अब बताया जा रहा है कि इनका एक लीड रोल होगा और जो कि 1970 इंडिया पाकिस्तान वॉर के हवाले से फिल्म होगी। और इस बीच अगर मैं शूटिंग को लेकर बात करूंगा, नवंबर में इसकी शूटिंग होनी थी मगर उसके बाद कुछ रीजंस बन गए जिसकी वजह से पोस्टपोन हो गई। अब इसका जो नया डेट आ रहा है वो 2025 में आ रहा है और इसके लिए 2 लोकेशंस कश्मीर की बड़ी इंपॉर्टेंट जो है चुनी गई है, न बल्कि कश्मीर के साथ साथ बल्कि रजौरी, पुंछ या मैं कह सकता हूं कि कई ऐसे एलओसी के जो साइट्स है उन सारी साइट्स को भी इसके लिए जो है चुना गया है और इसके साथ साथ आप ही का एक स्पेशल परमिशन भी लिया गया है। आपको बताते चले कि जेपी दत्ता ने और उनकी बेटी निधि दत्ता ने एक प्रॉपरली आर्मी ऑफिसर को भी कंसल्ट किया है, जिन्होंने 1970 वॉर के बारे में पूरी तरह से कंसल्टेशन की, इनसाइट्स क्या थे, डिटेल्स क्या थे, जिसकी वजह से एक रियलिटी ऑफ वॉर उस वक्त जो था इस फिल्म में जो है वो सारी चीजें फिल्माई जाएगी। दूसरी साइड से अगर हम कश्मीर के लैंडस्केप की बात करूंगा, एक जबरदस्त पोटेंशियल शूटिंग साइट्स को लेकर, जिसमें हमने देखा कि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, अच्छा आपने भी देखा होगा कि कई सारे फिल्म एक्टर्स या जो यहाँ पर फिल्म मेकर्स आते हैं वो यहाँ के लैंडस्केप के दीवाने हो जाते हैं, लोकल्स के दीवाने हो जाते हैं। उनका मानना है कि जहां कैमरा लगाओ वहां फ्रेम हो जाता है, फ्रेम मिल जाता है। तो इसी तरीके से आप जैसे कि न बल्कि कश्मीर एक डिफरेंट इम्पैक्ट जो है देहरादून को लेकर भी है। देहरादून में भी बताया जा रहा है कि कुछ सीन्स इस फिल्म के जो है फिल्माए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 1990 से पहले जो फिल्में यहाँ बनती थी, कश्मीर की कली है, आरज़ू है, जब जब फूल खिले है, या उसके बाद जो आपने फिल्में देखी बजरंगी भाईजान की मैं बात करूं, जवानी दीवानी। एक चीज है इरफान, जब हम ये फिल्म्स की बात करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को छोटे मोटे रोल्स भी मिलते हैं, गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे भी वो आते हैं। क्या इस फिल्म में भी लोकल आर्टिस्ट को, लोकल टैलेंट को कहीं पर मौका दिया जाएगा? इस तरीके की कोई बात सामने आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लोकल आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूं तो वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल। आप देखिए मीर सरवर जो है वो कितना काम कर रहे हैं फिल्मों में। इस तरीके से कश्मीर के जो टैलेंट को लेकर मैं बात करूं, यंगस्टर्स ने भी आप फिल्मों में कदम जमाना शुरू कर दिया है। एंड व्हेन देयर इज ऑलमोस्ट शॉट्स ऑफ एनी लोकेशन स्पेशली इन कश्मीर, आपने देखा होगा कि कई सारी फिल्में बजरंगी भाईजान में जावेद खान नजर आए, कई सारे लोग नजर आए। इस फिल्म में भी जिस तरीके से लोकेशंस या साइट्स को लेकर इन्वॉल्वमेंट रहती है टीम को लेकर, उसमें एक लोकल आर्टिस्ट फेटर्निटी और लोकल फेटर्निटी के साथ जो यहाँ के फिल्म मेकर्स है या यहाँ के जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको भी काम मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमने देखा कि जितने भी बॉलीवुड के चेहरे कश्मीर की तरफ जब रुख करते हैं तो गुलिस्तान न्यूज का कैमरा जो है या हम उन तक पहुंच जाते हैं, बात करते हैं, उनका मानना है कि यहाँ के टैलेंट की क्या बात, यहाँ का टैलेंट अनगिनत है और खास तौर पे बड़ी खुशी होती है। इरफान, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अब जब बॉर्डर 2 मूवी की बात हुई है तो इरफान ने एक दिलजीत दोसांझ का नाम भी लिया है, उनकी तस्वीर भी जरा दिखा दीजिएगा। वादी कश्मीर में इस वक्त मौजूद हैं और रात देर गए उन्होंने एक्स पर मुसरत का भी इजहार किया, कश्मीर को एक जन्नत करार दिया। और ये खूबसूरत तस्वीर इसलिए क्योंकि उन्होंने न सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर मकामी लोगों से मुलाकात की, बल्कि दिलजीत दोसांझ जिन्होंने एक वीडियो भी शेयर
किया है, जो साथ साथ आप देखेंगे खानकाह मौला में जहां पर उन्होंने हाजिरी दी। और अब क्या ये उनका कोई निजी दौरा है या फिल्म शूटिंग के सिलसिले में है या कोई सॉन्ग शूटिंग, इसकी कंफर्मेशन तो नहीं हुई है। लेकिन मकामी जो फनकार हैं, जो आर्टिजन्स हैं कश्मीर के, उनसे मुलाकात हुई, ड्राई फ्रूट्स उनसे खरीदा, कुछ हाथ से बनी हुई चीज़ें उनसे खरीदी गई। और ये तस्वीर जो उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर की है और एक वीडियो भी साथ साथ खानकाह मौला का शेयर किया है। और ये वो कैरेक्टर है जो इस बार जब बॉर्डर 2 मूवी बनेगी, ये वो वीडियो भी साथ है। पहली मूवी जो बीकानेर और कुछ पार्ट्स जो राजस्थान जोधपुर के अंदर शूट हुए थे, जब बॉर्डर 2 बनेगी तो दिलजीत भी आप उनमें नजर आएंगे। और हो सकता है कि कश्मीर प्रोविंस और जम्मू के लाइन ऑफ कंट्रोल आसपास के इलाकों में भी ये यहाँ पर उस मूवी में आप दोबारा इनको एक कैरेक्टर के तौर पर देखें। लेकिन मुलाकात किन किन लोगों से हुई, रात के वक्त यहाँ मौजूद रहे, और अभी फिलहाल कश्मीर में ही इस तरह की कंफर्मेशन हो रही है। इसके बाद एक खूबसूरत वीडियो शेयर करके कश्मीर वाकई में एक जन्नत है, जन्नत बेनज़ीर का नाम देकर इस वीडियो को दिलजीत ने शेयर किया है। बात अब जरा उस पुलिस एहलकार की जिसको लेकर शिकायतें आई और देर रात गए एक एहतिजाजी मुजाहिरा भी जम्मू के अंदर देखने को मिला। एक एएसआई जिसको अब सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि बदतमीजी या बदअखलाकी का इल्जाम लगा था एएसआई पर। और इसके बाद फौरन से जब एहतिजाज जम्मू के अंदर शुरू हुआ, वुकला का एसएसपी ट्रैफिक सिटी जम्मू जो है उनकी तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया जाता है जिसमें पुलिस एहलकार को इस एहतिजाज के बाद मुअत्तल कर दिया गया। नाराजगी काफी ज्यादा देखी गई और उसके बाद ये सब हुआ। इंक्वायरी भी साथ साथ शुरू कर दी गई है इस सिलसिले में। और वुकला ने एहतिजाज करके ये कहा कि अब ये तो जाकर इंक्वायरी में पता चलेगा कि क्या नशे की हालत में ये पुलिस एहलकार जो एएसआई बताया जा रहा है यहाँ मौजूद था, या फिर इसके अलावा कुछ और मामलात थे जो किसी किस्म की रंजिश के तौर पर भी अगर हुआ तो तहकीकात में ये बात सामने आएगी। यंग लॉयर्स एसोसिएशन जिसको आप YLA जम्मू कहते हैं, तमाम बार के जो जिम्मेदारान थे वो यहाँ पर मौजूद थे। तस्वीरें भी आपको वुकला की बताएंगे, लॉयर्स ने जो जम्मू के अंदर एहतिजाज किया है। इस एहतिजाज के बाद फौरन से इंतजामिया हरकत में आई, न सिर्फ सस्पेंड किया गया जानीपुर रोड के अंदर, जानीपुर रोड के ऊपर ये जो वाकया पेश आया था इस मामले में इस एएसआई को, बल्कि साथ साथ ये भी कहा गया, जो कंफर्मेशन की गई कि ट्रैफिक एहलकार की जानिब से उनके एक साथी के साथ बदतमीजी की गई और शायद वो नशे की हालत में थी, जाकर कंफर्म करना है। एडवोकेट रोहित शर्मा जिनको जिम्मेदारी मिली है यंग लॉयर्स एसोसिएशन के सदर की हैसियत से, उन्होंने इस एहतिजाज को लीड किया। हाई कोर्ट जम्मू के तरफ जाने वाला जो रास्ता है उस पर ये रात देर गई की तस्वीर है जब सड़क पर आग लगाकर, टायर जलाकर एहतिजाजी मुजाहिरा करके नाराजगी का इजहार किया गया और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। और कहा गया कि एक पूरा ऐसा माहौल बनाया गया जहां पर ट्रैफिक के एहलकार मुतअद्दिद मकामात पर अपने दायरे से बाहर जाकर, डिसिप्लिन से बाहर जाकर लोगों के साथ बदतमीजी करते। बाद में पुलिस आई, टॉप ऑफिशियल्स आए जिन्होंने वुकला को समझाने की कोशिश की। वुकला ने अपने ख्यालात का भी इजहार किया, वो भी जरा बात सुनिएगा। लेकिन कार्रवाई भी साथ साथ हुई है। J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के जो सरबराह हैं निर्मल कोतवाल साहब कुछ दिन पहले ये जीत कर आए। ये तमाम इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे जब ट्रैफिक पुलिस से नाराजगी का इजहार किया और उसके बाद कार्रवाई भी हुई। लेकिन वुकला बरादरी कुछ खदशात का इजहार कर रही है। फॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। एक वकील साहब जो कोर्ट से घर जा रहे थे तो उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की और वीडियो बना भी ली उन्होंने, और उसके साथ उन्होंने जो ट्रैफिक का कोई कंसर्न आदमी था वो शराब पी के यहाँ ड्यूटी अंजाम दे रहा था। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है इस वक्त, उसको हमारे सामने पेश कर लीजिए और एसएसपी ट्रैफिक जो है वो यहाँ आए और उसके लिए माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो ये जो है ये चलता रहेगा, हम सुबह तक यहाँ से नहीं जाएंगे। कार्रवाई हो भी गई है रात देर गई की बात, जब उसके बाद ये आपके सामने एसपी ट्रैफिक जम्मू सिटी की तरफ से कार्रवाई की गई है। जिस एएसआई पर इल्जामात थे, तहकीकात भी साथ साथ शुरू की गई है। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सामने आएगी। इस इंक्वायरी के बाद असल मामलात क्या, हकाइक क्या, वो सामने आएंगे। फिलहाल एएसआई सस्पेंड हो चुका है। हैं आलूदगी के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर कई रिपोर्ट्स इसी प्रोग्राम के जरिए हमने आपको बताई
कि पोल्यूशन पर कंट्रोल पाने के लिए कोशिशें तो की गई, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसमें कामयाबी नहीं मिली। और ताज़ा तरीन कुछ आदादोशुमार जो है भारत सरकार की तरफ से भी पेश किए गए, क्योंकि सवालात लोकसभा राज्यसभा के अंदर भी पूछे जा रहे हैं या सवालात उठाए जा रहे हैं, और इन सब के बीच में कुछ आदादोशुमार आए जिनके जरिए बताया गया कि इस वक्त असल में सूरत हाल क्या है। जम्मू कश्मीर में 8 नदियां हैं जो आलूदा है, पानी जिनका खराब हुआ या गंदा हुआ, इनकी निशानदेही करके कंट्रोल कमेटियां भी कायम की गई हैं मरकजी हुकूमत की जानिब से। इस बात की तस्दीक की गई। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव के मुताबिक जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों में 2022 में आदादोशुमार के मुताबिक 8 आलूदा नदियां ऐसी पाई गई जिनकी निशानदेही हुई। आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक मरकजी वजीर के मुताबिक दरिया के इन हिस्सों में आलूदगी बुनियादी तौर पर शहरी इलाकों में जो गैर ट्रीट शुदा या जुज़वी तौर पर ट्रीट शुदा सीवरेज है उसके अखराज से आलूदगी पैदा हुई। सनती फजले की वजह से, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी वजह से, सॉलिड वेस्ट का गलत इंतजाम, इस पर भी सवाल उठे। सरकार खुद इस बात की तस्दीक कर रही है कि चीजें अभी भी ठीक नहीं है। इसके अलावा सीवरेज और फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स पर ऑपरेशनल मसाइल, गंदगी और बाकी जो गैर नकाती जराया हैं उनसे भी मंसूब है। और मरकजी वजीर के मुताबिक भूपेंद्र यादव जब जवाब दे रहे थे तो कहा कि मजमूई आलूदगी फैलाने वाली जो सनत GPI है जो चल रही है और माहौलियाती मयारात की तामील भी करती है, GPI की तारीफ तो की गई, लेकिन कहा गया कि सनती फजला जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आबी ज़खायर को नुकसान पहुंचा रहा है। एक इस बात की निशानदेही हुई 8 नदियों से। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कहा गया कि पानी के रास्तों में गंदगी या जो फजला या कहीं पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का जो अखराज है वो भी परेशानी का सबब बन रहा है। मुल्क भर के अंदर 311 आलूदा रियाई हिस्से या 279 नदियां ऐसी पाई गई जिनमें 8 जम्मू कश्मीर शामिल है। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCP जिसको आप कहते हैं, इसकी तरफ से 2019 और 21 में मुसलसल तब से ये निगरानी चल रही है। रिपोर्ट्स इसने तैयार की और कंट्रोल कमेटियां तश्कील पाई हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक हुई कि 8 ऐसे इलाके, 8 नदियां जो आलूदा पाई गई। या आलूदगी के हवाले से बात हो रही है तो जरा खबर दाल हुकूमत दिल्ली से भी बताते हैं और कुछ और बड़ी खबरें, और साथ साथ आप कॉल करना शुरू कीजिएगा, आपकी बात भी सुनेंगे। दिल्ली के अंदर जहां पर फिजाई आलूदगी परेशानी का सबब बनी है, जिस पर एक बड़ा फैसला यूनियन टेरिटरी या दाल हुकूमत दिल्ली के अंदर आप सरकार की तरफ से लिया गया है, और तालीमी इदारों के अंदर निजाम जो बुरी तरह मुतासिर हो रहा था, इन सब के बीच में हाइब्रिड मोड पर स्कूल चलाने का फैसला हुआ दिल्ली NCR के अंदर, जहां पर ग्रैब 4 नाफिज कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि इंतहाई खतरनाक दर्जे के अंदर जो एयर पॉल्यूशन है वो पहुंच गई है, परेशानी का सबब है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, छाती के अमराज में मुसलसल इजाफा देखने को, अस्पतालों के अंदर लंबी कतारें या बीमारों की तादाद में इजाफा। और ये सूरत हाल सुबह सुबह की है दिल्ली, जहां पर आपको 100 मीटर के दायरे पर भी देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। AQI सुबह सुबह 435 से ऊपर चला गया था, बिल्कुल, जिसके बाद ये हुकूमती इदारों ने यह फैसला लिया कि ग्रैब 4 को नाफिज किया जाए। और इससे क्या होता है कि एक ट्रैफिक रेगुलेशन चलती है, फिर जो गैर ज़रूरी दफ्तरों में मुलाजमीन आते हैं उनको हाइब्रिड मोड पर लाया जाता है ताकि वो घर से काम करें। और स्पेशली निज़ाम तालीम के अंदर ये दिल्ली के अंदर एक बड़ा झटका लगा, तीसरी बार लगा इस महीने के दौरान, जब एक फिर ऑनलाइन मोड पर तमाम स्कूल जो है चले गए हैं। NCR समेत दिल्ली के अंदर सूरत हाल इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है। स्मोक यानी वो जो धुआं है जिसकी वजह से गैस चैम्बर जम्मू दिल्ली बन चुका है, ये तस्वीरें बता रही है कि दिल्ली के अंदर फिजाई आलूदगी किस तरीके से बढ़ी है, जिसकी वजह से हेल्थ इमरजेंसी जैसी सूरत हाल बन सकती है। अगर इसमें बाद दोपहर तक बेहतरी नहीं हुई तो हेल्थ इमरजेंसी का भी ऐलान दिल्ली के अंदर हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की लगातार सिचुएशन पिछले 8-9 घंटों से बनी हुई है, जिसको लेकर हुकूमती इदारे भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है। इसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर परवाज़ों में भी ताख़ीर हो रही है, जो इंटरनेशनल परवाज़ें आ रही थी उनको भी ताख़ीर से आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। और दिल्ली आने वाली रेल लाइन पर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है। घने कोहरे और धुएं की वजह से जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हुई है, जिसकी वजह से सुबह से लेकर अभी तक 2 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें जो है वो डिले हो रही है। ये मरकज़ी रेलवे स्टेशन जो दिल्ली का है वहाँ की सूरत हाल है, और मरकज़ी जो हवाई अड्डा हमारा है
इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी का नई दिल्ली के अंदर, वहां की तस्वीर खुद आप देख सकते हैं कि किस तरीके की धुंध है और कितना धुआं वहां पर बना हुआ है, जिसकी वजह से ग्रैब 2 को नाफिज एक बार फिर कर दिया गया है। चलिए जनाब, फटाफट से आपकी फ़ोन कॉल्स को आज ले लेंगे। आपसे वादा था कि ज़रा टाइम बढ़ा देंगे। कल भी कुछ दोस्तों की तरफ से कहा कि टाइम बढ़ाया जाए जी, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स को लिया जाए, तो आप कॉल करना शुरू करेंगे। आपकी फ़ोन कॉल्स को हम शामिल प्रोग्राम करेंगे और जब तक आपकी कॉल हमारे पास आती है तब तक ज़रा आप मशरिकी वस्ता भी लिए चलते हैं, आपको बताते हैं कि मशरिकी वस्ता की सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है, क्योंकि ट्रंप हुकूमत के इख्तिदार में आने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्ड खोल दिए हैं और ट्रंप प्लान सामने रख दिया है कि जितने भी लोग मुहासरे के अंदर है या यरगमाल बनाए गए हैं, रिहा नहीं किया गया तो फैसला कुन जंग छेड़ दी जाएगी। बिल्कुल, फिर से धमकी दी गई। 2 हफ्तों के दौरान दूसरा बयान, कहते हैं कि 20 जनवरी को आऊंगा, फिर मामले को देखेंगे, अब जो होगा वो कतई खुशगवार नहीं होगा। और 20 जनवरी के बाद पहला जो स्टेटमेंट उनका था उसमें वो कह रहे थे कि अगर यरगमालियों की रिहाई हुई तो मशरिक़ वस्ता को या फिर मिडिल ईस्ट को डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वो इसको जहन्नुम बना देंगे। फिर से उन्होंने एक बार फिर से, चूंकि अभी मनसब संभाला तो नहीं है, 20 तारीख के बाद आएंगे, लेकिन अगर यरगमाली रिहा न हुए कयामत टूट पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक गजा जंग के बारे में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, जो हो रहा है इस तरह तबादला ख्याल किया गया। और देर रात गए इजरायली वज़ीर आज़म की ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू जब हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि उन्होंने नेतन्याहू से साफ कहा कि 20 जनवरी को आऊंगा और इस मामले को फिर देखेंगे। फ्लोरिडा में मीडिया से भी उन्होंने गुफ्तगू की, फिर से धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक हमास को कह चुका हूं कि अगर 20 जनवरी तक मेरे सदारती मनसब संभालने से कब्ल इजरायली यरगमालियों को रिहा न किया गया तो एक कयामत टूट पड़ेगी। साथ साथ अमरीकी सदर जो मुंतखब हुए हैं 20 तारीख को जिम्मेदारी संभालनी है, सदारती मनसब संभालने तक वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई मुआहिदा हो, बातचीत हो, शायद जो मुज़ाकराती अमल चल रहा हो उस पर कोई बात हो। लेकिन ट्रंप ने एग्जैक्टली किन अल्फाज का इस्तेमाल किया, जरा वो भी आपको सुनाते हैं जब वो फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। The Putin question, but I will comment on Bibi. We had a very good talk. We discussed what is going to happen, and I'll be very available on January 20th, and we'll see. As you know, I gave warning that if these hostages aren't back home by that date, all hell's going to break out, and very strong. But we generally just discussed. I asked him, where are things? Mike Waltz they're doing a great job, by the way. Everybody is very happy. I think he's doing a fantastic job. But he was very much involved in the call. But it was a recap call more than anything else. डोनाल्ड ट्रंप की बात। दूसरी तरफ हमास की जानिब से मुज़ाकराती अमल एक अच्छे माहौल में हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि डील के तकरीबन करीब पहुंच गए हैं, जहां से यरगमालियों को शायद मरहलेवार बुनियादों पर छोड़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, खबरों पर यहां जरा रोक लगाते हैं, सीधा कॉलर्स की तरफ चलेंगे। कॉलर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो बार बार कॉल करते हैं वो थोड़ा बचे, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। चारों हेल्पलाइन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब आप कॉल करेंगे तो टीवी की आवाज बंद करें। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं राजेंद्र दार बोल रहा हूँ सर, यकटी टाउनशिप से। जी राजेंद्र जी। सर यहाँ पर पहले कर्मचारी तो वो सफाई ठीक ठाक करते थे, अब नया लगा दिया तो 50 की जगह 25 लगा दिया उन्होंने कर्मचारी को। जी, ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 2 है सर, डीसी रिलीफ हर वेडनेसडे को यहाँ पर आते, खाली नोट करते। 1 साल से उन्होंने खाली नोट किया। यहाँ की जो फ्लाइट की खस्ता हालत है, सड़कों की खस्ता हालत है, उस पर अभी तक 1 साल से गौर नहीं किया। और दुकानें जो बोल रहे थे 4 दिन में अलाटमेंट कर दी, 3-3 हफ्ते हो गए सर, अभी तक वो शॉप ही अलाटमेंट नहीं किया। तो क्या हम ये माने कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर लैतुलैल हो रहा है या कोई और भी दिक्कतें हैं जिनको लेकर इंतजामिया थोड़ा सा इस तरीके से है? सर हमारा तो रिलीफ डिपार्टमेंट अंडर आते हैं। हर वेडनेसडे को रिलीफ सर भी आए थे, रिलीफ कमिश्नर सर भी आए थे जी, और उन्हें अपनी जितनी पार्टियां थी जिस डिपार्टमेंट में थे उनको भी बुलाया था। खाली नोट करते रहे 1 साल तक, कोई गौर नहीं किया उन पर। चलिए बहुत शुक्रिया जी, आपकी कॉल का जरूर अथॉरिटीज तक प्रोग्राम के जरिए बात पहुंचती है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो। हेलो,
नाम बताएं, कहां से? सुरेश सर करें जनाब। जी जी सुरेश साहब। सुरेश जी, ठीक सर, ठीक बिल्कुल ठीक सर। अर्ज रसा ये कि स्मार्ट बस ना पकान अहन अक्शन पकान टाइमस पे ब्याक कंडक्टर रटान बोन कन पोस तिम रटान बोन कन पोस अत गई SRTC। बिल्कुल ये कथ तुम सही कि अत पे स्ट्रीम लाइन करो, और मुझे उम्मीद है कि जो जिम्मेदार हैं वो ज़रूर इसकी ओर समझेंगे कि ये SRTC इसका ना हाल हो, बल्कि ये सही तरीके से चले। इसमें जो कमियां और खामियां दिख रही है उन्हें दूर किया जाए। आपने एक अच्छा पॉइंट रखा है, कश्मीर भी यही प्रॉब्लम है, जम्मू भी यही प्रॉब्लम है, इसको ज़रा दुरुस्त कर देते हैं। ज़रूर मुझे उम्मीद है ये कंसर्न मिनिस्टर साहब तक ये बात जाएगी और वो इसको ज़रा रिव्यू में इस बात को रखेंगे। जी एक और कॉलर है जी। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं DS कटोच डोडा से बोल रहा हूँ सर। जी सर हमारा एक लिंक रोड बना हुआ था 2017-18 में, उसकी ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है। नाशला टू कान्हाल डिस्ट्रिक्ट डोडा वेस्ट में है, ये डोडा वेस्ट में। तो सर उसकी ब्लैक टॉपिंग की फाइल 3 साल से वहाँ लटकी हुई है कमिश्नर ऑफिस में, तो उसको ब्लैक टॉपिंग के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर। प्लीज इसका होना चाहिए, वो रास्ता बिल्कुल खराब हो गया है सर। आपके MLA साहब कौन है? शक्तिराज परिहार जी। शक्तिराज परिहार साहब, बहुत शुक्रिया जी कॉल उनके करने नोटिस में मामला इस प्रोग्राम के जरिए भी आएगा, जरूर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? हेलो, मेरा नाम अख्तर अहमद है, मैं मलबाग। जी बताएं। मलबाग में डांगपुर और अशाबाग के बीच हमारी ड्रेन प्रॉब्लम है पिछले 10 साल से। तो बीच वाला इलाका, जो साइड वाले इलाके, उसमें ड्रेनेज आ गई, तो बराए करम यहाँ पर ड्रेन होनी चाहिए, जिस वजह से अब कौन सा इलाका छूट चुका है बीच में? बीच में ये जो इंजीनियर स्कूल बीच में मलबाग में अच्छा बाग उसको बोलते हैं, अच्छा बाग वाला एरिया, क्योंकि मलबाग में ऑलरेडी ड्रेन बन चुका था ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा जहन में है ये। हाँ प्लीज, अब इस बार हो सकता है कुछ। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा बाग का इलाका है जहां पर मलबाग के आसपास का, जहां पर अभी ड्रेन बननी बाकी है। उम्मीद तो यही है कि नई मनसूबाबंदी हो रही है, नया प्रोग्राम हाथ में लिया गया हुकूमत की तरफ से, जरा इसकी ओर भी वो तवज्जो देकर ये छोटे छोटे काम हो जाए ताकि मसाइल हल हो सके। चलिए जी, एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं गुलाम मोहम्मद बारामुल्ला पे बोल रहा हूँ जी। गुलाम अहमद धन्यवाद। मे पावर थोड़ा प्रॉब्लम मे थोमुत 7 मीटर दूर लगे, मीटर का 2 मीटर, मगर मे तथ आउटपुट नंग तार। यह मामूली मसले AWE साहब कर साहब त्र वोन मे जी। तुम वन क्या वन मौसम ना ये क्या वन यह कोता रात बारामूला कुछ जाए दुह मॉनिटर। चलो इंशाल्लाह बारामूला स्टेशन थवनाओ जिक्र जरूर वुचना सह कित पॉसिबल ग इंशाल्लाह जरूर थवनाओ। चला शुक्रिया कॉल करने में। एक और कॉलर दे दीजिएगा जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं रोहिणी से बोल रहा हूँ जी जी जी। जेके बैंक के बारे में कुछ कहना था मुझे। जी जी हेलो, जी आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। हाँ, ये जेके बैंक जो रोहिणी का ब्रांच है, वहाँ पे मैनेजर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जेके बैंक वाले समझ आएंगे जी। उनका लोगों के प्रति कोई मतलब ठीक ये नहीं है बर्ताव उनका, जो भी है वो अननेसेसरी अकाउंट में पैसे काटते हैं, कोई रीजन देते नहीं है, पता नहीं कोई किसी भी बात को पर्सनल ले लेते हैं। तो मैं जेके बैंक के जो भी ऑफिसर्स वगैरह हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस मामले को जरा देखें, क्योंकि ये लोगों के साथ तो बिल्कुल इनका बर्ताव ही उस तरह का नहीं है। उनको सोचना चाहिए था कि मैं पब्लिक का सर्वेंट हूँ यहाँ पे। देखिए, हम हैं, पब्लिक है तो जेके बैंक है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये शिकायत बहुत सारे इलाकों से है कि जनाब मुलाजमीन जो बैंक के हैं वो
तानाशाही की तरह काम करते हैं। आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट उठाया, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस मामले को बैंक की जिम्मेदारों तक पहुंचाया जाएगा और किसी न किसी तरीके से इसको एड्रेस कराने की कोशिश करता हूं। बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। एक और कॉलर दे दीजिएगा जी। हेलो क्या करेंगे? हेलो हेलो जी, नाम बताइएगा, कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुलिस्तान न्यूज में आपने कॉल किया है, बात रखिए। हाँ जी, मैं छानपुरा से बोल रहा हूँ जी। हेलो, बताइए जी, आपकी आवाज आ रही है। नाम बताएं अपना। छानपुरा से बोल रहा हूँ। ना वनियो पनुन छानपुर पे ना वनियो पनुन नाम जो फारूक अहमद जी। फारूक साहब वनियो यपर ना सड़क सो तथ मैगडमा ना सारी फक वोतमुत सड़क। ये कतन छानपोर छानपोर बादशाह नगर लेन सी नंबर 2 नंबर 2 पावर कहें ग्रात पे कर वज वज बे मीटर्ड इलाक। चलो सटा शुक्रिया कॉल करने बापत। बिजली और सड़क का मामला है। बिजली वाले मामले पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन सड़क वाले मामले पर आपसे जरूर वादा है कि आपके मज़कूरा एमएलए तक भी यह बात जाएगी, जिम्मेदारों तक भी जाएगी, ताकि ये जो मनसूबाबंदी अब हो रही है नए प्लान को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं इस पर काम हो सके। कॉलर दे दीजिएगा जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अस गुजारिश सर्टिफिकेट मुतलिक कमन सर्टिफिकेट मुतलिक यम EWS सर्टिफिकेट नीटस मज लगान सर कैंचन मकान तमन जमित मकान ये तुम लकुट मकान तमन कड़ान तुम सर्टिफिकेट बाकी बचन धोख ग इथे पे सपोर्ट सर्टिफिकेट तथ मज लगन लगभग मास्टर यम तमन बचन सारे सपोर्ट सर्टिफिकेट अच्छा तम तमन सर्टिफिकेट दिवान गरीबन हंद बच्चे पेवान अथी पॉइंट मतलब मकसद क्या की सर्टिफिकेट कित पे दिन आउट ऑफ टर्न दिन कि तिमन लुकन दिन तिमन बच्चन दिन जेन्युइन यम तमन दिवान कि अमिस 1000 कम स्क्वायर फुट मकान तमिस दिवान यम ये EWS सर्टिफिकेट तथ तमन पॉइंट्स तरन पे 10 पॉइंट्स ओके। मगर ये तम त अमीर खलक कि जमिस मज मकान शहरस मज मकान ये थमित लक पे गामन मकान तथ सर्टिफिकेट बनावान। तुम कत पे कत कर वनकस? शुपियन पे कम गाम पे? शुपियन पे कचडूरा। कचडूरा शुपियन पे। चलो इंशाल्लाह जरूर, चूंकि यह बोड़ मामला BPL तुमरस मज EWS तुमरस मज और खोचन पज तिम लुकन तन पज पे मकान और तम पे गरीब अच्छे तो EWS सर्टिफिकेट सिर्फ अमे खतर कि मेस नेचुस मिले अमुक फायदे सह कोता बोड़ जुलम करान अगर तमिस अमुक एहसास कुन दो पैद ग शायद कर सह यह तुथु गुना युत गुना हुकिंग कर पावर यूता निमान हुक कर जहलान गर यूता सह बोड़ गुना तिथे पे बोड़ गुना बेकि सुंद हक नुन यह वन कि बह करता मत गामस मज रोजान और आर्जी तौर अतन रिहाइश थमज और बाकी क्या सोरी शहरस अंदर तमाम फैसिलिटी, लेकिन बहुत तम पे EWS पन्निस पानस वनान यह अफसोसनाक गोस नहीं गसन कह। चलिए जी लास्ट 2 कॉल्स, उसके बाद जरा मौसम की जानकारी से आपको अपडेट करते हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो वनी बस तुज आवाज से अच्छा मे आधार कार्डस गमुस मिस्टेक तम बनस गयस बह सारे स्टेशन पे। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वनी बस वनी तुज आवाज से टीवी च आवाज करियो बंद तो वनी कार्डस मिस्टेक अहनस वनस गयस बह सारे जायन मगर यम वना मे गोड अन सा ये क्या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अहनस बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आधार के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर आपने कोई भी आधार कार्ड
तिम न माननी तिम वन गस गोड़ हर तो तत अन गोड़ यह तम वर अगर तुम करेक्शन कर तथ फॉर्मेट बनित सह फॉर्मेट योताम तुम पूर करो तोताम हे तुम डेट ऑफ बर्थ ठीक गि ना नाव ठीक गि ना कह चीज तथ अंदर ठीक गि चाहे सह ऑनलाइन चेकआउट लिस्ट योताम तम डॉक्यूमेंट तथ अंदर गसन तोताम हे सह फॉर्म तुम एक्सेप्ट कर तम सह कत वन सह सही लेकिन तुम पे सोचुन कि यह कित पे ठीक गि और कमिस अफसर सुन लिखित अन तथन अनु सह लिखित। चलिए जनाब लास्ट कॉल दे दीजिएगा जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। चले जी गौर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गौर साहब मे ट्रैफिक जामस मुतलिक कत कर ताज होटल लाल चौक अहन अत पे ताकि रेड क्रॉस रोडस तान सो जैमिंग अत हरस दुकान यह तमो जैम कोर्मुत दशिन दुकानदार हजरात जन स्पेयर पार्ट्स कनान अत त्रे लान लगित कह पकि तो पकि कपर सो जैमिंग गसान बराबर पे और कोठी बाग तान जैम जाम अपर आज कर तो इन ट्रैफिक हुकामन अतना कह प्लीज मेहरबानी। चलो मे उम्मीद कि एसपी ट्रैफिक सबस तम तुम तहसानी बोजान तीन जिम्मेदार तहसानी बोजान और यह बिल्कुल तुज कत सही अम सात तोतन वातान ताज होटल किस तुरवतिस पे वातान तम पे क्रॉस कर इंतहाई मुश्किल तिक दक्षिण खोफर किन रेड क्रॉस रोड कुन अंदर कुन तत अंदर सूरत हाल यह और ब्रोह कुन यम सात पकान ततन ऑलरेडी सूरत हाल वारिया खराब आसान। मे उम्मीद कि ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने बापत थवन तिम ओकुन जोन एसपी ट्रैफिक सब थी। चलिए जी अब जरा वेदर अपडेट की ओर आते हैं फटाफट से आपको बताते हैं कि रात किस तरीके से गुजरी और डिटेल सामने आ चुकी है। -5.3 यानी -5.3 डिग्री रात का दर्जा हरारत शहर श्रीनगर का रहा है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का रहा है। काजीगुंड के अंदर -6.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कुपवारा के अंदर -5.6, पहलगाम के अंदर -6.8 और गुलमर्ग -4.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और सोनमर्ग के अंदर सर्दतरीन रात निकली है जी -7.7 डिग्री और कोकरनाग के अंदर -5.7 डिग्री, पुलवामा के अंदर -8.5 डिग्री, बड़गाम और शोपियां भी सूरत हाल दर्जा माइनस ही रहा है, 6 और 8 के दरमियान रहा है। जम्मू सूबे की ओर आते हैं तो सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर है। रात 4.9 डिग्री गुजर चुकी है जम्मू शहर के अंदर। बानिहाल के अंदर शदीद सर्दी -3.8, भद्रवाह के अंदर 0.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कटरा के अंदर 6.7 थोड़ी और पुंछ के अंदर भी 0.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, लेकिन दोनों जगहों पर आज धूप रहेगी। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की सूरत हाल ये है कि करगिल के अंदर -12.5 डिग्री रात का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। लेह के अंदर -8.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और द्रास सरतरीन इलाका -19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो ये सूरत हाल थी जनाब मौसम के मिजाज की, जिस दौरान आज मतला बरालूद वादी के अंदर रह सकता है, हल्की धूप भी देखने को मिलेगी, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सरतरीन हवाएं वादी कश्मीर के अंदर और जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल 10 बज रहे हैं। आसिफ रशीद और मुझे देंगे आप इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह एक बार फिर मुलाकात होगी प्रोग्राम सलाम जेके में। आप बने रहेंगे हमारे साथ, हमें दे इजाजत। अल्लाह हमें